बीवी 13 बच्चे। कौन है ये? आदित्य धर की फिल्म धुरंधर इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। ऐसे में फिल्म की पूरी कास्ट की जमकर तारीफ भी हो रही है, लेकिन इस फिल्म में सबसे ज्यादा जिसे पसंद किया है दर्शकों ने वो है अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना की एक्टिंग और उनके किरदार को जमकर सराहा जा रहा है। चाहे अक्षय की एंट्री हो या उनका डांस परफॉर्मेंस, दर्शक सब पर फिदा है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर अक्षय खन्ना ने क्या किरदार निभाया है और वो कौन सा शख्स है जिसे रॉबिन हुड कहा जाता था। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। अक्षय खन्ना ने धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभाया। रहमान डकैत वो खतरनाक शख्स जिसने 15 साल की उम्र में अपनी मां का कत्ल किया। इस फिल्म में जब अक्षय कुमार की एंट्री हुई तब से लेकर उन्होंने दर्शकों का जो दिल जीता, तो उनके हर सीन पर दर्शकों ने उनके लिए तालियां बजाई है। फिल्म में अक्षय के डांस की जमकर तारीफ हुई, लेकिन अक्षय ने जिस किरदार को निभाया वो वाकई में कैसा था, ये भी जान लेते हैं। फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत विलन है। इस शख्स की रियल स्टोरी किसी रियल स्टोरी से ज्यादा खतरनाक है। दरअसल रहमान डकैत कितना खतरनाक था, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी एक खास रिपोर्ट जिसमें रहमान डकैत के बारे में सारी जानकारी है। रहमान डकैत का जन्म 1976 में कराची के लियारी में हुआ था। पाकिस्तान का ये इलाका गैंग वॉर और क्राइम के लिए कुख्यात है। रहमान डकैत इतना खूंखार आदमी हुआ करता था कि उसने 13 साल की उम्र में अपने पड़ोसी एक शख्स को छुरा मार दिया था। उस शख्स का गुनाह केवल यह था कि उसने रहमान को पटाखे चलाने से मना कर दिया था। 2 साल बाद रहमान कातिल बन गया। रहमान ने एक झगड़े में 2 ड्रग पेडलर को भी मार डाला। बीबीसी की एक रिपोर्ट की अगर माने तो रहमान डकैत डैड मोहम्मद और उसकी दूसरी पत्नी खदीजा का बेटा था। इसका परिवार पहले से ही अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। रहमान डकैत का पहले नाम अब्दुल रहमान हुआ करता था। मोहम्मद और उसके भाई ड्रग ट्रेड किया करते थे। रहमान डकैत केवल ड्रग पेडलर को मारने से रुका नहीं, इसके कुछ महीनों बाद उसने पुलिस कस्टडी में कुछ ऐसा किया कि वो एक भगोड़ा कहलाया, यानी रहमान डकैत पुलिस कस्टडी से भाग खड़ा हुआ। पुलिस की गिरफ्त से भागने के बाद रहमान ने अपने घर के अंदर ही अपनी मां खदीजा की गोली मारकर हत्या की। रहमान डकैत ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मां को इसलिए मारा क्योंकि वो पुलिस को जानकारी दे रही थी। 1995 में रहमान डकैत को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2.5 साल जेल की सजा काटी और फिर रहमान फरार हो गया। इसके बाद वो बलूचिस्तान जाकर रहने लगा। वहां उसने अपराध की एक नई दुनिया बसा दी और ये दुनिया काफी खतरनाक थी। रहमान डकैत ने 3 शादियां की जिससे उसके 13 बच्चे थे। रहमान डकैत 2000 की शुरुआत तक ही लियारी की ताकतवर गैंग का एक बड़ा बादशाह बनकर उभर गया था। साल 2006 तक रहमान के पास अपार दौलत थी। इस गैंगस्टर के पीछे राजनीतिक प्रभाव देखा गया। रहमान ने केवल बलूचिस्तान और कराची में ही प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, बल्कि ईरान तक इसने अपना डेरा डाला और इसने अपनी नींव जमानी शुरू कर दी। फिल्म धुरंधर में कराची के अंडरवर्ल्ड का काला सच स्क्रीन पर दिखाने की जमकर कोशिश की गई, लेकिन फिल्म की कहानी भी इस सबसे कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत की असल दास्तान के आगे कम खौफनाक लगती है, क्योंकि रहमान डकैत की पूरी जिंदगी खौफ और बगावत की खूनी हकीकत रही है। कुख्यात रहमान डकैत का असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था। उसका जन्म 1975 में कराची के लियारी में हुआ था, जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उसके पिता दाद मोहम्मद और मां खदीजा बीवी एक गरीब बलोच परिवार से आते थे। लियारी पीपीपी का एक मजबूत गढ़ था और हमेशा से अपराध और गरीबी का केंद्र भी रहा था। बचपन से ही रहमान को अपने परिवार की ड्रग तस्करी की दुनिया का सामना करना पड़ा और उसके पिता और चाचा शेरू 1964 से, जो कि हेरोइन स्मगलिंग में लगातार लिप्त थे, उस बिजनेस के साथ वो जुड़ा रहा। ये परिवार अफशानी गली के कलाकोट में रहा करता था, जहां ड्रग नेटवर्क की जो जड़ें थी वो बेहद गहरी हुआ करती थी। छोटी सी उम्र में रहमान ने यही देखा और यही सीखा। उसने देखा कि कैसे काला नाग जैसे प्रतिद्वंदी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। लियारी की तंग गलियां उसके लिए जुर्म का पहला स्कूल बनी जब उसने कम उम्र में यहाँ पहली बार चाकू चलाया। लियारी में रहमान डकैत का सिर्फ नाम नहीं था, वो एक ताकत था, और वो एक ताकत के रूप में इतना बड़ा होता चला गया जिसने न सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि रिवेंज, क्राइम और पहचान की लड़ाई को जन्म दिया था।
इस लड़ाई का जन्म हुआ था कराची में। वहां कानून से भी बड़ा अगर कुछ था तो वो था रहमान डकैत और उसका जुनून। कराची पुलिस के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि कराची पुलिस के लिए डकैत एक चुनौती बन गया था। उसने पूरे शहर को दहला दिया था। आपको शोले फिल्म याद होगी, उसमें एक डायलॉग हुआ करता था, सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। लेकिन लाहौर में यह हकीकत थी। वहां माएं अपने बच्चों को रहमान की मौत के बाद भी दशकों तक उसके नाम से डरा कर सुलाया करती थी। वो दौर भी अजीब था जब लियारी के हालात इतने खराब थे कि कराची पुलिस ने एक फुल स्केल ऑपरेशन चलाया, गैंगस्टर रहमान का खात्मा किया। वो दौर भी बेहद अजीब था जब लियारी के हालात इतने खराब थे कि कराची पुलिस ने एक फुल स्केल ऑपरेशन चलाकर गैंगस्टर रहमान डकैत का खात्मा तो कर दिया, लेकिन उसकी दहशत से लोगों को दूर करने में दशकों लग गए। दशकों तक उसकी खौफनाक आवाजें महसूस की जा सकती थी। रहमान के परिवार में अपराध कोई नई बात नहीं हुआ करती थी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह उसका पूरा परिवार ड्रग पैडलर से जुड़ा हुआ था। उसके पिता दाद मोहम्मद ने 1960 के दशक में अफगानिस्तान से हेरोइन तस्करी की शुरुआत की थी। चाचा शेरू के साथ मिलकर उन्होंने लियारी को एक ड्रग का हब बना दिया था। 1970 के दशक में जब भुट्टो सरकार आई तो यह नेटवर्क खूब फला। इस दौरान दूसरा गैंग चलाने वाला काला नाग भी सामने आ गया। रहमान के परिवार पर हमला हुआ, लेकिन बाद में मामला उसकी मौत से संभल गया, यानी काला नाग की मौत हो गई। रहमान डकैत दाद मोहम्मद की इकलौती औलाद था जिसने बचपन में ही ड्रग पैडलिंग सीख ली थी। उसे पता था कि उसे आगे जाके क्या करना है। गरीबी और जातीय बलोच पहचान ने उसे जुर्म की ओर धकेल दिया। जब लियारी में बलोच बिरादरी का समर्थन उसे मिला तो वो स्थानीय हीरो बन गया। पिता और परिवार की विरासत ने रहमान को खूंखार अपराधी बना दिया था, और ऐसा खूंखार अपराधी जिसने 13 साल की उम्र में पहला जुर्म किया और वो फिर कभी नहीं रुका, ना वो किसी से डरा। 13 साल की उम्र में एक छोटे से विवाद में उसने अपने पड़ोसी को चाकू मारा। यह घटना लियारी की गलियों में सनसनी की तरह फैली थी। पुलिस ने उसे भागने दिया, लेकिन उसके लिए यह पहला सबक था। ड्रग बेचने की वजह से वो हिंसा की ओर मुड़ता चला गया। एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल के अनुसार एक पड़ोसी पर चाकू से वार करने से पहले वायलेंट क्राइम के रूप में यह रिपोर्ट दर्ज की गई। लियारी के गैंग कल्चर में इस तरह का होना नौजवानों को जो है वो स्टेटस दिया करता था। मतलब ऐसा लगा कि रहमान कुछ बड़ा हो गया है, उसको स्टेटस सिंबल माना जाता था। रहमान ने भागकर छिपने की कला सीखी थी। यह घटना उसके पिता की हत्या से जुड़ी थी। जब इकबाल उर्फ बाबू डकैत ने दाद मोहम्मद का कत्ल कर दिया था, उसी वक्त से रहमान बदले की आग में झुलस रहा था। 19 साल की उम्र में रहमान ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर, जिसे देखकर लोगों का दिल दहल गया था। रिपीट। साल की उम्र में रहमान डकैत ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि लोगों का दिल दहल गया। उसने अपनी ही मां का मर्डर किया था। अरे चल यार। रहमान डकैत ने अपनी मां खदीजा बीवी की बेरहमी से हत्या की थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की एक रिपोर्ट की माने तो उसने अपनी मां को गला घोंटकर मारा था, फिर छत के पंखे से लटका दिया था। इल्जाम यह था कि उसकी मां का किसी प्रतिद्वंदी गैंग मेंबर से संबंध था, लेकिन कहा तो यह भी जाता है कि उसने अपनी मां को गोली मारकर उनकी हत्या की थी और उसने पुलिस को यह जानकारी दी थी कि उसकी मां पुलिस को उसके बारे में सूचना दे रही थी। यह घटना लियारी में सदमे से कम नहीं थी। हालांकि इसे लेकर अलग अलग थ्योरीज चल रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह थी कि उसने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने इसे घरेलू विवाद बताया, लेकिन वारदात के बाद रहमान फरार हो गया। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह क्राइम उसकी क्रूरता का एक जैसे सिंबल बन गया था। उसका परिवार टूट गया, लेकिन रहमान के जुर्म का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा था। बलोच समुदाय में उसकी चर्चा होने लगी, उसका खौफ होने लगा। इस हत्याकांड ने उसे डकैत का टाइटल दिया। 1990 के दशक के अंत तक रहमान ने हाजी लालू के गैंग में एंट्री ली।
लालू लियारी के चौधरी हुआ करते थे। उनके पास ड्रग्स, हथियार, रंगदारी का पूरा साम्राज्य था। रहमान ने लालू के बेटों के साथ काम करना शुरू किया। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी के संरक्षण से यह गैंग खूब फला फूला। अगर हम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लालू की गिरफ्तारी से पहले रहमान ने नेटवर्क को काफी मजबूत किया। लियारी में छोटे अपराध कम करने का श्रेय भी उसे मिल गया। वे स्थानीय विवाद सुलझाने लगा। इसके बाद हाजी लालू ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और ये दौर रहमान के लिए एक ट्रेनिंग की तरह था। गैंगवार की तैयारी भी उसने यहीं से शुरू की थी। साल 2001 में हाजी लालू की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद रहमान ने गैंग की कमान संभाल ली और उसने उजैर बलोच और बाबा लाडला को अपना खास बनाया लिया। उन दोनों को अपना खास बनाने के बाद उसने ड्रग ट्रेड को काफी विस्तार दिया। रहमान ने लियारी को अपना एक किले में तब्दील कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि एक एक्सटॉर्शन और हथियार तस्करी में वो इतना माहिर हो चुका था कि उसे पकड़ना किसी के लिए आसान नहीं था और यही वजह थी कि पुलिस के लिए वो बड़ी चुनौती बन गया था। छोटे अपराध कम करके रहमान ने रॉबिन हुड जैसी इमेज बनाई। स्थानीय लोग कहते थे कि रहमान के राज में रात को भी सुरक्षित घूम सकते थे। इसी के साथ रहमान पीपीपी नेताओं से नजदीकी बढ़ा रहा था और यह बदलाव लियारी की राजनीति को काफी प्रभावित करने वाला था। यहां रुका नहीं, डकैत का सफर लंबा था। 2003 और 2004 तक रहमान डकैत सबसे ताकतवर डॉन बन चुका था, लियारी का सबसे ताकतवर डॉन। उसने अरशद पप्पू को चुनौती दी और गैंगवार की शुरुआत हो गई। रहमान ने बलोच युवाओं को इकट्ठा किया। ड्रग्स और हथियारों से उसकी कमाई करोड़ों में पहुंच चुकी थी। पानी के टैंकरों और जमीन पर कब्जा करता था। हालात तो ये थे कि लियारी को वाइल्ड वेस्ट कहा जाने लगा था। इस दौर में रहमान ने सोशल वर्क भी खूब किया। वो गरीबों की मदद करने लगा और इसी एक उसके जेस्चर ने उसे लोकप्रिय बना दिया, जिसके चलते पीपीपी ने उसे वोट बैंक प्रोटेक्टर बना दिया था। रहमान डकैत का पीपीपी से गहरा कनेक्शन जुड़ता जा रहा था। इधर साल 1988 से लियारी पीपीपी का गढ़ था। रहमान को वोट संरक्षक बना दिया गया। एक वक्त ऐसा आया जब रहमान बेनजीर भुट्टो का करीबी बन गया। साल 2007 और 2008 के मुशर्रफ विरोधी आंदोलन में उसकी खासी भूमिका मानी जाती है। बदले में पीपीपी उसे पुलिस से बचाती रहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया कि पार्टी के सिक्योरिटी विंग जैसा वो बन चुका था। गेबोल जैसे नेताओं से उसका टकराव हुआ। ये गठजोड़ जुर्म को और ज्यादा बढ़ावा देता था और उसे वैलिड करार देता था। रहमान डकैत ने पीपीपी के झंडे अपने गैंग ऑफिस पर लगा लिए थे। उस दौर की राजनीति ने उसे एक तरह से मानो अजेय बना दिया था। साल 2008 में रहमान ने पीपल्स अमन कमेटी यानी कि पीएसी बनाई। यह गैंग का कवर था, शांति संगठन का नाम। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो पीएसी ने विवाद सुलझाए, वेलफेयर बांटा, लोगों की मदद की, लेकिन असलियत कुछ और थी। क्योंकि अंदर से जो डकैत था वो वही कर रहा था, वो अंदर से चला रहा था एक्सटॉर्शन। उजैर बलोच को कमांडर बनाया गया था। लियारी में पीएसी के ऑफिस खोले गए। पीपीपी ने इसे समर्थन भी दिया। उसी कमेटी के इलाके में गैंगवॉर को नियंत्रित किया गया। रहमान डकैत ने तमाम छोटे अपराध रोक दिए और अगर ऐसा कहा जाए कि पीएसी संस्था लियारी की पैरेलल गवर्नमेंट बन गई थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पीएसी का गठन हो जाने के बाद रहमान का जो पावर था वो बढ़कर चौगुना हो गया था। रहमान का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त हुआ करता था अरशद पप्पू। साल 2008 से गैंगवार तेज हो चुकी थी। पप्पू एमक्यूएम का समर्थक था। नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की गैंगवार में रोज लाशें गिरती रही। रहमान डकैत ने पीपीपी की ताकत से अपने दुश्मन पप्पू को लियारी से बाहर कर दिया, जिसके लिए उजैर और बाबा लाडला ने लीड लिए थे। वहीं ये वही दौर था जब इलाके में कटे सिरों से फुटबॉल खेलने की कथित अफवाहें फैल रही थी। इनकी जंग में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। रहमान ने अरशद पप्पू के पिता को निशाना बनाया। ये जंग लियारी की जमीन को लाल कर रही थी। पीपीपी और एमक्यूएम का टकराव भी इसमें साफ नजर आने लगा था। साल 2009 तक रहमान डकैत शेर लियारी कहलाने लगा था। उसके खिलाफ 80 से ज्यादा केस थे, लेकिन पीपीपी से संरक्षण मिलने की वजह से उसे कोई हाथ भी नहीं लगा पा रहा था।
उसे कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी तो वो उन मासूमों के लिए पैदा कर रहा था जिनके साथ वो खून की होलियां खेल रहा था। वो बिल्कुल आजाद था, लेकिन वक्त और हालात कभी एक से तो नहीं रहते, समय गुजर जाता है। फिर क्या था? पीपीपी की वरिष्ठ नेता बेनजीर भुट्टो की सरेआम हत्या कर दी गई और यहीं से रहमान की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि रहमान का नाम बेनजीर की हत्या में शामिल होने का शक हुआ। पीएसी ने लियारी पर कंट्रोल किया था। रंगदारी से करोड़ों की कमाई हो रही थी, लेकिन इसी ताकत ने रहमान के दुश्मन भी बढ़ा दिए थे। साथ ही अब पीपीपी नेताओं से टकराव होने लगा, क्योंकि रहमान ने नेताओं से पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। यही बात उसके पतन का कारण बन गई। लियारी में वो हीरो था, लेकिन बाहर वो विलन था। यानी वो सिर्फ और सिर्फ लियारी के लिए एक हीरो था, लेकिन बाहर नहीं। चरम पर पहुंचकर वो एक खतरा बन चुका था। इसके बाद वो दिन आया जिस दिन का लियारी के बाहर हर कोई इंतजार कर रहा था। दिन था 9 अगस्त 2009 का। रहमान अपने 3 साथियों औरंगजेब, नजीर और अकील के साथ स्टील टाउन की तरफ जा रहा था। रास्ते में जिले के एसएसपी चौधरी असलम खान की टीमों ने उसकी कार रोकी। पुलिस टीम का रवैया देखकर रहमान को कुछ शक होने लगा था। रहमान और उसके 3 साथी औरंगजेब, नजीर और अकील ने पुलिस पर तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस टीम ने भी फायरिंग शुरू की। जब गोलियों की आवाज थमी तो लियारी का एक अध्याय खत्म हो चुका था, या यूं कहें कि एक डरावना आज जो चल रहा था उसे कल में तब्दील कर दिया जा चुका था। रहमान मारा गया था। उसकी जिस्म गोलियों से छलनी था। कहा जाता है कि उसे 22 गोलियां लगी थी और पुलिस ने उसकी कार से हथियार भी बरामद कर लिए थे। हालांकि उसकी जो पत्नी थी उसने पुलिस पर फेक एनकाउंटर के आरोप लगाए, जिसके चलते एसएचसी ने एफआईआर का आदेश दिया। रहमान के परिवार को उसकी किडनैपिंग का शक था। वो तुर्बत से लौटते हुए मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे 3 फीट की दूरी से गोली मारने की बात सामने आई थी। रहमान की विवादास्पद मौत ने पुलिस को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। हालांकि रहमान डकैत की मौत के बाद पीएसी बिखर गई। फिर उजैर बलोच ने कमान संभाली। उजैर ने अपने नेटवर्क विस्तार करने की बहुत कोशिश की। कहा जाता है रहमान के फ्यूनरल में भी 7 लोग मारे गए थे। लियारी में कर्फ्यू लगाया गया था। रहमान की हत्या के इल्जाम से पीपीपी को सियासी नुकसान हुआ। हालांकि रहमान की मौत के बाद भी लियारी में गैंगवार जारी ही रहा। 2013 में रेंजर्स को ऑपरेशन के लिए लियारी में उतारा गया, जिससे कुछ सुधार हुआ, लेकिन कुछ। रहमान डकैत को आज भी वहां का रॉबिन हुड ही कहा जाता है। रहमान की कहानी बदले की कहानी थी, सियासत को जोड़ने की जुर्म की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें खून ही खून था। खून था अपने लोगों का, खून था अपनी मां का, और इसी डकैत का किरदार करके आज अक्षय खन्ना लोगों का दिल जीत रहे हैं। बहरहाल पर्दे पर अक्षय खन्ना उतने क्रूर नजर नहीं आते जितना वास्तविकता में रहमान डकैत हुआ करता था। क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।